हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सबके सामने मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर पे। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा, ये जो एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और आप सब इसी पे ये मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी 2023 के थर्ड वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपने अब तक मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एग्जाम्स नीति के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आप जैसे ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उसमें एग्जाम्स नीति लिखेंगे, आपको लिखा हुआ आएगा एग्जाम नीति जीए जीएस। वो मेरा ही ग्रुप है जिसमें आपको 1100 से ऊपर स्टूडेंट मिलेंगे, जिनमें डेली बेसिस की हम क्विज करवाते हैं ताकि आपको आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो पाए। कोई भी क्वेश्चन जो करंट अफेयर से संबंधित आए वो आप एग्जैक्ट कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया। तो ये जो विश्व यूनानी दिवस है ना, ध्यान रखना है, ये प्रति वर्ष अगर हम लोग बात करें 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये यूनानी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मेडिसिन यानी दवाई से संबंधित है ये। और यूनानी दवाखाना के नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत सी पुरानी से पुरानी बीमारियों की दवाइयाँ बनाता है और ये एक इम्पोर्टेंट बहुत ही पुरानी दवा बनाने वाला देश है और इसी वजह से हम इसे यूनानी दवाखाना के नाम से इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। आइए जानते हैं कुछ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूनानी दवाखाना माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जन जागरूकता को फैलाने के लिए हम 11 फरवरी को प्रतिवर्ष यूनानी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा पहला विश्व यूनानी दिवस 2017 में मनाया गया था। पहली बार इसे कब सेलिब्रेट किया गया था, 2017 में, ध्यान रखिएगा। यह यूनानी दिवस जो है वो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मनाया गया, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान में मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य यह होता है कि दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के बारे में जन को जागरूक करना। और यूनानी दिवस 2030 की जो थीम है वो ध्यान रखना क्या है, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसके थीम को याद रखना होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है, हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। इन हाउ मेनी स्टेट हैव यू न्यू गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली। तो आप ध्यान रखना, ये काम इन्होंने हाल ही में 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है या बदलाव किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो 12 फरवरी में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के रूप में उपराज्यपाल को रूप राधाकृष्णन मथुरा के इस्तीफा को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपाल की नियुक्ति की। आप सब एक बार इस वाले पॉइंट को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सिक्किम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और झारखंड के लिए राज्यपाल श्री राधाकृष्णन को अपॉइंट किया गया। शिव प्रताप शुक्ला की बात की जाए तो इन्हें हिमाचल के लिए राज्यपाल बनाया गया। एस अब्दुल नजीर की बात की जाए तो इन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया। इस प्रकार से इन्होंने 13 ऐसे स्टेट है जिनमें इन्होंने अपने एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को चेंज किया है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये चीज़ याद करनी होगी। अगर आपका हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली वो आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछेगा, किसी ना किसी राज्य के, ध्यान रखना, राज्यपाल के बारे में जरूर पूछेगा। तो और ये जो वो पूछेगा इन 13 नए राज्यपाल के बारे में ही पूछेगा जो अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। तो इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी को किस देश में शुरू हुआ है। तो ये जो महिला विश्व कप है ये दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई है। और ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें अब तक भारत के जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें इन्होंने सबसे पहला मुकाबला भारत का पाकिस्तान के साथ था, जिसे हमने बहुत ही रोमांचक तरीके से हराया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हमने वेस्ट इंडीज़ को भी हरा दिया है। तो वुमेंस क्रिकेट टीम की बात की जाए तो बहुत ही अव्वल दर्जे की टीम है हमारी, जो कि अगर हम लोग बात करें, आपने अभी ये भी सुना होगा अंडर 19 का जो विश्व कप हुआ उसमें सैफाली वर्मा भारत की कप्तान
जिन्होंने इसे या इस कप को अपने नाम किया। अंडर 19 कप भारत इस बार लेकर आया है, ये आपको मालूम होगा। किसकी कैप्टनसी में? शेफाली वर्मा की। शेफाली वर्मा, ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें तो अभी ये आईसीसी की भारतीय वुमेन्स टीम का भी हिस्सा है। और अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, इनके द्वारा अगर हम लोग समझें तो ओपनिंग की जाती है और धुआंधार ओपनिंग करती है। सहवाग का प्रतिरूप बताया जाता है इन्हें। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत की गई थी। यह टूर्नामेंट पहली बार किसी अफ्रीका देश में आयोजित हो रहा है। आईसीसी टी20 वुमेन्स विश्व कप की बात की जाए तो इसमें कुल 10 टीमें शामिल हो रही हैं और आयोजन के दौरान कुल 33 मैच खेले जाएंगे। ये 33 मैच में इनका रिजल्ट सामने आएगा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, ध्यान रखना, ये जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ही फाइनल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी ही धाकड़ टीम है वुमेन्स में, अगर हम लोग बात करें। ध्यान रखना, मेंस में तो हमने धूल चटा रखी है, आपने देखा होगा अभी। अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है और उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत 2-0 से आगे निकल गया है। भारत 2-0 से आगे निकल गया है। यानी आज का जो मैच था, आप लोगों ने देखा होगा, आज थर्ड डे था और थर्ड डे में अगर हम लोग बात करें, भारत को 115 रन का लक्ष्य मिला था दूसरी पारी में, जिसे भारत ने 4 विकेट खोकर बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखना, रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए, इसका आंसर डी सही होगा। रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए तो इन्होंने मात्र ये 89 पारियों में ये कारनामा कर दिया है, जबकि अनिल कुंबले ने इतना ये कारनामा करने के लिए 93 पारियों का यूज लिया था। बहुत ही तेजी से इन्होंने विकेट लिए हैं। और अगर हम बात करें सबसे तेज विकेट लेने वाले में भारतीय गेंदबाज में ये सबसे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं। एक बार हम उन्हीं जानकारी को दोबारा देखते हैं। रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें 450 टेस्ट विकेट लेने में सबसे तेज और कुल मिलाकर दूसरे भारतीय बन चुके हैं। उन्होंने नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को खेलते हुए 450 टेस्ट विकेट का यह मुकाम हासिल किया। अश्विन ने यह मुकाम, ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, कुंबले ने यह मुकाम 93 मैचों में, तो अश्विन ने ये 89 मैचों में हासिल किया, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये फैक्ट क्या है हमारे इस क्वेश्चन से संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और बिल्कुल अच्छी लग रही होगी तो मेरे सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना। क्यों शेयर करना है? वो सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, और आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है साथ के साथ, जितने भी आप यहाँ पे आ रहे लाइव। शेयर इसलिए करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका पता चल सके और मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल सके। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, मैं 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाला हूं, और अगर मैं जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होऊंगा तो मेरा, ध्यान रखना, चैनल जो है ये लाइव प्रोसेस करने की इजाज़त दे देगा, हमें अलाउंस दे देगा, और उसके बाद हम लाइव वीडियोस लेकर आ पाएंगे आपके लिए, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। और भी टॉपिक हम लोग, और भी सब्जेक्ट हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। फिलहाल हम करंट अफेयर को इसमें देख रहे हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन से पहले हम इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देखने वाले हैं, ध्यान रखना। पहले हमने इस क्वेश्चन को समझा नहीं है, इसे समझ लेना। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखना, डॉक्टर बीडी मिश्रा को हाल ही में नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। कहाँ का? तो लद्दाख का, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बीडी शर्मा को नियुक्त किया गया है। अयोध्या केस की सुनवाई करने और फैसला सुनाने वाले बेंच के सदस्य रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर को नियुक्त किया गया है। रमेश बैस को बात करें तो महाराष्ट्र का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। कुछ अपॉइंट या कुछ चेंजेस जो हुए हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता देने की बात की है? तो ध्यान रखना, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ये जो सहायता देने की बात की है, 1.78 अरब डॉलर की बात की है। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो आप एक चीज समझना, ये जो वर्ल्ड बैंक है दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है। दो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से? तो एक IBRD और दूसरा, ध्यान रखना, IDA, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और दूसरे वाले को बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये जो लोन प्रोवाइड करता है, पुअर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। ऐसी प्रॉब्लम की या ऐसी समस्या में यही हमें या उस देश को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित इस
के लिए राहत के लिए 1.78 अरब डॉलर की सहायता दी है। भूकंप में दक्षिण पूर्वी तुर्की उसके आसपास इलाकों में बड़े पैमाने का नुकसान देखने को मिला है। विश्व बैंक दुनिया भर में आपदा जोखिम प्रबंधक अपने व्यापक अनुभव के आधार पर आपदा की भयावह अनुमान लगाने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पहचान के लिए त्वरित उसने एक अभियान शुरू किया है। तुर्की को आकस्मिक आपातकाल प्रतिक्रिया घटनाओं के माध्यम से 780 मिलियन डॉलर की तत्काल सहायता देने की पेशकश की गई है। ध्यान रखना। भारत की बात की जाए तो भारत ने भी ध्यान रखना इसके साथ एक अभियान शुरू किया है दोस्ती, और उस दोस्ती अभियान के तहत भारत भी लगातार इनकी मदद करने में जुटा हुआ है। भारत भी लगातार इनकी मदद करने में जुटा हुआ है। ये चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है भाई, दोस्ती अभियान रखा है हमने। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करें तो ध्यान रखना 13 फरवरी को विश्व भर में रेडियो दिवस जरूर मनाया जाता है। और रेडियो दिवस मनाने का पर्पस क्या होता है? जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना को पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रोत्साहन के लिए दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण के लिए एक स्तंभ को के रूप में कार्य करता है। विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम क्या है? तो रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस ये इसकी थीम है। आपको थीम जरूर याद रखनी चाहिए डेज के साथ साथ। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का समारोह उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया इनका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी 100वीं जयंती में इनका उद्घाटन किया और यहाँ पे 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती के इस उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ था। वह समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। किसके द्वारा? तो आप ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती के द्वारा। हाल ही में केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फार्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के साथ हैदराबाद में ABB एयर आई फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहली फार्मूला ई रेसिंग हैदराबाद ई प्रिक्स की मेजबानी हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में किया गया है। हैदराबाद अब एक प्रमुख इलेक्ट्रिक कार रेस की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है और दुनिया का यह 30वां शहर बन चुका है जो इस खेल का आयोजन कर रहा है। हाल ही में फेलिक्स हेफोर्ड-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल को आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसोर्को में फेलिक्स हेफोर्ड-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फेलिक्स हेफोर्ड-बोगनी शांति पुरस्कार की बात की जाए तो ये जूरी 2015 में मार्केल द्वारा अपने देश को शरणार्थियों के लिए खोल दिया गया था और साथ ही यह निर्णय प्रभावी काफी सारे हुआ। और वो शांति पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फिजी कंट्री में। कहाँ पे किया गया? तो फिजी में। 15 से 17 फरवरी की बात की जाए तो फिजी के राष्ट्रपति विलियम कटोनिवेरा और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने फिजी के नादी में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य थीम क्या रखा गया? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। और पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, ध्यान रखना, 10 और 12 जनवरी 1975 में इसकी बात की गई थी। ठीक है भाई। इसके बाद हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिलिंग के साथ साझेदारी की है? तो ध्यान रखना, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल। बाय द वे,
आंसर क्या है इसका? तो भारत। भारत के साथ ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड ने ट्राई जॉइंट बिजनेस की काउंसलिंग या साझेदारी की है। भारत ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ टॉयलिंग जॉइंट बिजनेस काउंसलिंग को के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। बेंगलुरु में ऊर्जा परिवर्तन पर G20 कार्य समूह की बैठक के दौरान इस समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और सतत प्रयासों को अपनाने या बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। हाल ही में अगर हम समझें, किस भारतीय संस्थान ने छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने ग्लोबल बेस्ट एमआई गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो आप ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर के छात्रों, आईआईटी इंदौर के छात्रों को। ठीक है भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन समझने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा फैक्ट समझेंगे इसके बाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ अगर हम लोग बात करें 1 मिलियन पुरस्कार जीता। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फतह अल सिसी ने पदक से सम्मानित किया। इन दोनों छात्रों ने ब्लॉक बिल नामक ऐप बनाया है। ब्लॉक बिल एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो कि अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लेन देन के लिए डिजिटल रसीद बनाता है। हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? तो म्यांमार ने अपनी परमाणु शक्ति को और शक्तिशाली बनाने के लिए रूस के साथ इसने हाल ही में साझेदारी की है। म्यांमार सैन्य नेतृत्व सरकार के रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ एक यहाँ पे उद्घाटन किया है। इससे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखना, रियल मैड्रिड कौन है? तो इनसे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जानने वाले हैं, ये भी जरूर पढ़ा करो आप लोग। रियल मैड्रिड की बात की जाए तो आप ध्यान रखना, रियल मैड्रिड जो है, ये रियल मैड्रिड ने अल हिलाल को हराकर रिकॉर्ड 5वां क्लब अपने नाम किया है। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये जो रिकॉर्ड 5वां क्लब अपने नाम किया है, रियल मैड्रिड ने 15 फरवरी 2023 में रबात मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराकर 5वीं बार फुटबॉल क्लब विश्व चैंपियन रहे हैं। 2014, 16, 17 और 18 का टूर्नामेंट इन्होंने जीता और अब ये 23 का टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। ठीक है भाई, प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हम उसी को यहाँ पे समझने वाले हैं, प्रतिवर्ष ये दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो कुछ फैक्ट हम लोग जानने वाले हैं इस भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित, और वो फैक्ट है कि प्रतिवर्ष ये साल 2014 में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई। सरोजिनी नायडू भारत की पहली स्वतंत्र सेनानी व कवित्री हैं। उन्होंने भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कार्यों और महिलाओं के आधारित के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभारंभ की गई। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को इसका मेंटर बनाया गया है। किसका? तो रॉयल वुमेन्स बेंगलुरु चैंपियनशिप क्या। इसके अंदर स्मृति मंदाना को इन्होंने बड़े ही महंगे दाम पर खरीदा है, ये चीज भी आपको मालूम होगी।
ठीक है भाई। सानिया मिर्जा अपने खेल करियर में कई चुनौतियों के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प से उपजी सफलता के साथ आदर्श रोल मॉडल का रोल प्ले कर सकती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो खनन प्रहरी। ठीक है भाई, खनन से संबंधित सूचना देने के लिए खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, जो कि कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है, ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने में प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उचित कार्रवाई की जाए। मोबाइल ऐप खनन प्रहरी के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों की प्राप्ति से अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगना तथा लीज होल्ड सीमाओं के भीतर की जा रही है, यह भी एक अवैध खनन है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हाल ही में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की बात की जाए तो इन्होंने अपना नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया है? तो ध्यान रखना, नील मोहन की बात की जाए, नील नितिन मोहन नहीं है, ये नील मोहन है, जिसे हाल ही में यूट्यूब ने अपना नया CEO अपॉइंट किया है। मैं उसकी इमेज नहीं डाल पाया, ध्यान रखना, अब अगली बार से मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं इनमें इमेज नहीं डाल पाया, इस वजह से थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। नील मोहन सुसान वेजिकी की जगह लेंगे। सुसान वेजिकी ने 9 साल बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। नील मोहन अभी यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं और अब वह इसके CEO के रूप में काम करेंगे। यूट्यूब का मुख्यालय सैन ब्रूनो में है, कैलिफोर्निया में है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका की कंपनी है यूट्यूब। ठीक है भाई। हाल ही में उपन्यास समुद्र शीला के लिए केरल के अखबार ककटिली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र को। सुभाष चंद्र कौन है? तो आप ध्यान रखना, लेखक सुभाष चंद्र के उपन्यास समुद्र शीला को कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यासकार की स्मृति के एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया एक अखबार है, और इससे यह पुरस्कार उपन्यास के चयन पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों में 3 सदस्यों द्वारा जूरी द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम समझने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई। हाल ही में भारत जापान के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण 17 फरवरी से 12 मार्च तक जापान में आयोजित किया जा रहा है? तो आप ध्यान रखना, यह इसका बेसिकली चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? तो चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। हम इससे इंपॉर्टेंट जानकारी समझने वाले हैं। तो अगर गार्जियन अभ्यास के बारे में पूछे आपसे तो आपको एक ही जवाब देना है, इसका ये चौथा संस्करण है। कौन सा? तो चौथा संस्करण है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखना, मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं और अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और अगर हम लोग बात करें आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। इसकी जानकारी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाला है। जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में ऑपरेशन पर प्लाटून स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण इस संयुक्त अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स को इन्फेंट्री रेजिडेंट हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये तो थे हमारे, ध्यान रखना, 3rd वीकली करंट अफेयर, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ हमारा ये सेशन जरूर समाप्त होता है, लेकिन आप अभी मत जाना, ध्यान रखना, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आप इसमें नए हैं, ठीक है भाई। आपने अब तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड PDF, इससे रिलेटेड फैक्ट और अदर जो इम्पोर्टेंट GA के
सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड आपको MCQ बेस्ड यहाँ पे ध्यान रखना क्विज कराई जाती है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसी के साथ हम आज आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर आएंगे वो जनवरी महीने के 4th वीकली करंट अफेयर को लेकर आएंगे, और इन करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कोई और करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मंथली हो या कोई सा भी हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे।